जैक मॉडल पेपर 2021 का एक और सेट लेके आए हैं। ये है सेट 2, उसका ग्रुप 1 हम करने जा रहे हैं। ग्रुप 1 में है, आप पहले से भी जानते हैं कि ग्रुप 1 में जो है इस बार सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछ रहा है और वो भी 1 मार्क्स का। यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि आपको इसमें ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि MCQ क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, कोई एक आंसर आपको क्या बोल सकते हैं, टिक करना है कि कौन सा आंसर सही है। चलिए, तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। यानी गलत नहीं देखना, असल में तो सही ही देखना कि कौन सा सही है। तो इनमें से सबसे क्वेश्चन नंबर पहला 1 है, जो आप बोल सकते हो कि द यूनिट फॉर द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए यूनिट पूछ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी का है। तो यहाँ पे आ गया सरफेस, सरफेस का मतलब एरिया, सरफेस का मतलब एरिया, एरिया की बात कर रहा है। और किसका, चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया की बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको पहले पता होगा कि इसमें 3 टाइप का होता है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम चार्ज को लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसे, यूँ ऐसे चार्ज को, या प्लस या माइनस जो भी है, और ये लेंथ है, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। बट अगर मान लीजिए एक सरफेस पे ऑलरेडी पे यहाँ पे चार्ज हमारा स्टोर है, सरफेस पे एनर्जी स्टोर है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एरिया है, या फिर सरफेस एरिया ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें टोटल चार्ज कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर वॉल्यूम में है, अगर ये वॉल्यूम में है तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, तो इसमें चार्ज हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, और इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो से। बट यहाँ पे पूछ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है कि कूलम पर यूनिट एरिया, तो कूलम को C से डिनोट करते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूछ रहा है कि अ पॉइंट चार्ज इज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। एक चार्ज है, इसका चार्ज है Q, और वो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में हम लोग रख दिए, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर होता है अगर पॉजिटिव है तो, और इसको एक चार्ज यहाँ पे हम लोग रख दिए। तो चार्ज पे हम कितना फोर्स लगेगा, तो हम यहाँ पे जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लग रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हम लोग इस चार्ज को यहाँ पे रखने के बाद हम ये डिटरमाइन करते हैं कि किसने कितना फोर्स लगा, यानी कि पर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा, वो उसका उस फील्ड का इंटेंसिटी बताता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे इस फील्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है इस फील्ड की, तो हम लोग उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, उस चार्ज पे पर यूनिट चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेंगे, वो कितना फोर्स लगेगा, तो वही हमको बताएगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको फोर्स पूछ रहा है कि फोर्स कितना हुआ है फील्ड की केस में, चार्ज के केस में, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा Q इंटू E, ये हमारा फोर्स पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूछ रहा है कि फॉर एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। यहाँ इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा एक गलत है, यानी कि हम यहाँ पे क्या है कि एक कैपेसिटर है, उसमें क्या स्टोर हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो वो एनर्जी स्टोर हो रहा है, यहाँ पे किस किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो Q और C, या फिर C और V, या फिर Q V, जिस फॉर्म में है ये, इनमें से 4 में, इस 4 में से 3 सही है, एक गलत है, और वो आपको फाइंड करना है कि इसमें एक सही या फिर एक 3 सही कौन है और एक गलत कौन है। आपको एक गलत को बताना है, यानी कि एक रॉन्ग बताना है कि इसमें कौन है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैसा कैपेसिटर है, ये एनर्जी कितना स्टोर कर सकता है, तो एनर्जी कितना स्टोर कर सकता है कि मान लीजिए एक चार्ज को उठा के यहाँ से इस चार्ज के पास ले गए, तो यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ होगा। अगर DQ अमाउंट ऑफ चार्ज ले गए, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गए, तो वर्क डन कितना किया गया, DW वर्क डन किया होगा। तो यही वर्क डन हमारा क्या होगा, एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, यानी कि इस यहाँ से ले जाने में कितना वर्क डन हुआ। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन वगैरह क्या होगा, ये होगा हमारा पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं, सॉरी ये हम लोग उल्टा ले लिए कि पोटेंशियल इसमें कितना होगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल क्या बताता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस यूनिट चार्ज में कितना हम वर्क किए उसी को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे मतलब एनर्जी निकाल लेंगे, ये हम लोग एनर्जी निकालेंगे, और वही एनर्जी यहाँ पे स्टोर रहेगा कि कितना एनर्जी स्टोर है। और इन सब को फॉर्म में हम लोग अलग अलग पुट करके देखेंगे कौन सा फॉर्म सही है और कौन सा गलत है, उस चीज़ को गलत को हम लोग फाइंड करेंगे। अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ अगर वर्क डन निकालते हैं तो ये V इक्वल टू हो जाता है DQ। ठीक है, V इंटू DQ। अब इस यहाँ पे देखिए V का जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको हम लोग चार्ज के रूप में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे
पे चार्ज वैरी कर रहा है, इसलिए इस चीज़ को हम हटा के हम चार्ज के रूप में लेंगे। तो हम लोग को पहले से पता है कि हमारा जो कैपेसिटेंस का फार्मूला जो होता है उस क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी होता है। यहाँ से हम लोग V को वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि V का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q बाय सी हो जाएगा। तो इस Q बाय सी को पुट कर देंगे, इस जगह पे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q बाय सी, यहाँ पे आ जाएगा Q बाय सी, और यानी कि हम स्मॉल क्यू लेते हैं क्योंकि यहाँ स्मॉल यूज़ किए हैं, और यहाँ हो जाएगा डी क्यू। अगर इसको, ये तो छोटा सा वर्क डन हो गया, अगर हमको पूरा वर्क डन निकालना कि पूरा का पूरा कितना स्टोर करेगा, तो इसको क्या करेंगे, फाइनली इंटीग्रेट कर देंगे। तो इन दोनों की तरफ से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 से W फुल वर्क तक, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से 0 से ये भी Q तक जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर मान लेते हैं Q है तो 0 से Q तक ही जाएगा टोटल चार्ज। तो इस, या फिर हम लोग की कैपिटल Q ले लेते हैं, ये कैपिटल Q यहाँ वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल Q लेते हैं, इसका जो वैल्यू इंटीग्रेशन होगा वो W हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1/c बाहर आ जाएगा। C इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट भी बाहर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देख लीजिए, Q इंटू डी क्यू क्या होगा। इसमें क्या होता है कि ये वर्क डन है, इसको हम लोग एनर्जी मान लेते हैं, और ये हो जाएगा C। अब यहाँ पे Q जब इंटीग्रेट होगा तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और ये 0 से लेकर Q तक है, यानी कि इसका हम लोग जो लिमिट लेंगे वो 0 से लेकर Q तक। अगर इसको लिमिट को यहाँ पे बैठाएंगे तो ये आ जाएगा हाफ, और ये Q अपर लिमिट बैठा देंगे तो आ जाएगा Q स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा C। इनमें से कोई है जो ये इसे मैच करता है, हाँ ये मैच करता है, Q बराबर 2C, यानी कि ये मैच कर रहा है, ये हमारा मैच कर रहा है, एक फॉर्म हमारा यहाँ से मैच कर रहा है, यानी कि ये गलत नहीं है। अगला हम लोग फॉर्म देखते हैं कि और गलत कौन हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए Q और V है, यानी कि C को हम लोग V के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कि हाँ, तो यहाँ से पता चल जाएगा Q के जगह पे हम सी को क्या लिख सकते हैं, सी को हम यहाँ से लिख सकते हैं Q बाय वी लिख सकते हैं, Q बाय वी लिख सकते हैं इस जगह पे। तो आइए इधर देखते हैं हम लोग कि एनर्जी, एक तो एनर्जी इतना होगा, दूसरा एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ Q स्क्वायर तो पहले से, और यहाँ पे हम लोग क्या रिमूव कर रहे हैं, सी के जगह, या 1/c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/c को V बाय क्यू लिख सकते हैं, V बाय क्यू लिख सकते हैं। तो ये 1/c को हम लोग लिख सकते हैं V बाय क्यू, यानी कि एक Q रिमूव हो गया, तो यहाँ पे से कितना बचा, हाफ बच गया, यहाँ पे एक Q बचा और एक V बचा। क्या ये ऑप्शन सही है, हाँ ये भी मेरा सही है, मतलब ये अब जो गलत है वो ये इन दोनों में से कोई एक ही गलत होगा। चलिए ये सही है। अब हमको इस C और V के फॉर्म में रखना है, C और V के फॉर्म में रखना है। यहाँ पे देखिए C, यानी कि Q को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, या फिर इस जगह पे देखिए हमको इस Q को रिमूव करते हैं, C और V के फॉर्म में रखना है। तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। तो अगर इस जगह पे हम लोग देखते हैं, ये तो एक फॉर्म हो गया मेरा, इस जगह पे देखते हैं Q इक्वल टू हम लोग तो CV, अभी पहले से तो क्या जाएगा V स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। ये ऑप्शन मिल रहा है, हाँ ये ऑप्शन हाफ CV स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि ये भी हमारा सही है, एनर्जी इतना स्टोर कर रहा है। बट तो पता क्या चल रहा है कि ये हमारा गलत होगा, लेकिन 4 में से 3 सही है, तो इसका मतलब यही हमारा गलत होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है कि कौन सा रॉन्ग है, सो रॉन्ग जो है वो ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बहुत ही आसान है, वो ओम्स लॉ से पूछ रहा है कि ओम्स लॉ ये किसके लिए वैलिड है, यानी कि कौन चीज़ के लिए, कौन सा हमारा मैटर के लिए ओम्स लॉ हमारा वैलिड करेगा, यानी कि वेरीफाई हो, यानी कि ऑबे करेगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखना कि कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो ओम्स जो लो है वो सिंपली मेटल के लिए होता है, और मेटल के लिए वो लीनियरली वैरी करता है, यानी कि हमारा ओम्स ने क्या बताया, V इक्वल टू आई आर, बस सिंपल ये बताया था V इक्वल टू आई आर, यानी कि यहाँ पर रेसिस्टेंस कांस्टेंट मान के चल रहा है। क्या मान के चल रहा है, कांस्टेंट, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स लॉ ने बताया रहा है। ठीक है, तो ये कब किस केस में पॉसिबल, सिर्फ मेटल में पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर हम सेमी कंडक्टर, सॉलिड में पॉसिबल नहीं, क्योंकि सॉलिड में सेमी कंडक्टर भी आ जाता है, लेकिन सेमी कंडक्टर कंडीशन अलग है, मेटल से वो अलग है। क्योंकि अगर मेटल में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट तो रहा नहीं, लेकिन ओम्स ने क्या बताया कि ओम्स और रेसिस्टेंस को हम लोग कांस्टेंट लेकर चले हैं। तो यहाँ पे ओम्स लॉ पूछा हुआ है जिसमें रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखा हुआ है। लेकिन अगर अदर सॉलिड्स में देखते हैं, सेमी कंडक्टर देखते हैं, तो वहाँ पे रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता है। लिक्विड में देखते हैं कि कांस्टेंट रेसिस्टेंट नहीं रहता है, गैसेस में तो रहता ही नहीं, ये तो ऐसे भी तो कंडक्ट करेगा ही नहीं करेगा। तो इन जनरल मेटल में इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, मेटल में ही ओम्स लॉ फॉलो होता है। बाकी सॉलिड भी एक, मेटल भी एक सॉलिड्स है, बट यहाँ पे सॉलिड में बहुत कुछ आ गया, आपका सेमी कंडक्टर भी आ गया, तो वहाँ पे वो वैलिड नहीं है ओम्स लॉ, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो मेटल ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। हाँ, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। इसमें पूछ रहा है कि द करंट ऑफ, यानी कि करंट दिया हुआ है इसमें, यानी कि अगर हम लिखते हैं कि गिवन क्या है, तो आई दिया हुआ है मेरा 3.2
2 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। इस फ्लोइंग इन द कंडक्टर, कंडक्टर में वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा पर सेकंड, यानी कि टाइम भी दिया हुआ है एक तरफ से देखा जाए तो कितना दिया हुआ 1 सेकंड पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड। यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है कि 1 सेकंड टाइम दिया हुआ है। तो हमारा एन निकालना है, तो हम लोग को पता है कि वो कितना होता है, चार्ज पहले निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा यहाँ चार्ज से रिलेटेड है, तो हम लोग जानते हैं कि आई इज टू क्या होता है Q/T, ठीक है। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, कि फ्लो ऑफ चार्ज या फिर बोल सकते रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब अगर रेस्ट में है तो चार्ज कहलाता है, अगर वही फ्लो हो रहा है तो करंट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा ये करंट का फार्मूला होता है Q/T, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और Q क्या है, हम लोग पहले से पता है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, यानी कि एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि E का इंटीग्रल मल्टीपल ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सबका बस I दिया हुआ है, E का वैल्यू आपको पता है, टाइम दिया हुआ है, आपको n निकालना है। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो टाइम इक्वल टू 1 हो जाएगा, सिंपल I/E हो जाएगा, सिंपल I/E हो जाएगा। टाइम कितना है 1 है, इसीलिए यहाँ पे सिंपल I/E हो जाएगा। I दिया हुआ है 3.2, ठीक है। और E का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है, ठीक है। देखो ये डबल टाइम है, यानी कि 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 × 10⁻19, ठीक है। तो ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होना चाहिए आंसर। तो इसमें जो ऑप्शन है वो 9 दिया हुआ है, लेकिन कायदे से 19 होना चाहिए। आई थिंक ये मिसप्रिंट है, नहीं सॉरी, इसमें ये 19 ही है इसमें, ठीक है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यानी कि 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, वो व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन नंबर पूछा, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछ रहा है इसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो किसके लिए, मतलब किस चीज़ को यूज करते हैं, यानी कि मैं सॉरी इसको मेजर किस चीज़ के लिए करते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो व्हीटस्टोन का हम लोग जानते हैं कि ये व्हीटस्टोन क्या होता है, एक ये 4 रेसिस्टेंस होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं अरेंज किया रहता है, इस फॉर्म में रहता है, एक ब्रिज के फॉर्म में रहता है हमारा अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए इसमें से अगर हम लोग R1 R2 R3 या फिर या P Q R S ये भी फॉर्म में रहता है। प्रीवियस वीडियोज़ में आप इसके बारे में हम पूरा बताए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर ये बैलेंस है, तो इसका रेशियो क्या होता है P/Q = R/S होता है। यानी कि इसमें क्या हम लोग मेजर करते हैं, रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं करते हैं। तो अब मसला ये है कि लो रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, हाई रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, या फिर दोनों को मेजर करते हैं। तो असल में ये इसमें लो हाई से कोई मतलब नहीं, ये एक्यूरेट मेजर करता है, एक्यूरेसी है, कितना ये प्रिसाइज है। कोई भी रेसिस्टेंस अगर यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं तो वो कितना प्रिसाइज है, कितना सही है, तो वो सही मेजर करते हैं असल में। तो उसको लो हाई से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये दोनों के लिए मेजर होता है, लो के लिए भी मेजर होता है और हाई के लिए मेजर होता है, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट आइज। मतलब इसमें एक लॉन्ग सा सोलेनोइड है, ऐसे है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, टोटल लेंथ इसका l है मान लेते हैं। तो इसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा, यानी कि B में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कितना होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी करंट करेंगे एलिमेंट हमारा क्या चारों अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, यानी कि B क्रिएट करता है कि B कितना होता है, ठीक है। चलिए ये हम लोग पहले से हम लोग जानते हैं। तो एम्पियर ने हम लोग को बताया था कि कितना करंट होता है। अगर मान लीजिए करंट है मतलब वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो इसके चारों हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कितना होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ, यानी इसका लाइन इंटीग्रल जो है वो ठीक होगा म्यू टाइम्स ऑफ आई, यानी कि यहाँ का जो मीडियम है उसके इतना उसके करंट के मल्टीपल के बराबर होता है। ये चीज़ हमको एम्पियर ने बताया था। अब इसी के थ्रू हम लोग इस चीज़ का हम लोग निकालेंगे कि कितना होता है इसमें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि सोलेनोइड का जो बाहर होता है वो हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम होता है, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चलेगा, करंट हमारा बाहर की ओर आ रहा है। मान लीजिए एक सोलेनोइड है तो करंट बाहर की आ रहा है और नीचे अंदर की ओर जा रहा है। तो हम लोग जैसे इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा, ऐसे, यानी कि ऐसे चलेगा और यहाँ पे ऐसे चलेगा। तो जो हम लोग ये क्या है, बाहर का हम लोग फीएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब देखिए ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ बच जाता है अंदर की, और अंदर का ही पूछ रहा है कि कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग एम्पियर सर्किटल से लॉ सम निकाल सकते हैं। एम्पियर सर्किटल बताया है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आई। तो ये एक करंट के लिए हुआ, अगर एक लूप के लिए हुआ है, एक लूप के लिए, इसमें से बहुत सारा लूप है तो n से मल्टीपल कर देंगे,
इसमें n से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अगर पर यूनिट लेंथ कितना है, पर यूनिट लेंथ की यहाँ पे बात कर रहा है n, तो n क्या है, मान लेते हैं एक n छोटा वाला n, एक यूनिट लेंथ में कितना n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि n इजकल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के लिए निकालना है, क्योंकि इतना लेंथ है ये तो मेजर नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबा भी हो सकता है, छोटा सा, देखिए यूनिट लेंथ निकालते हैं, यूनिट वैल्यू से हम किसी भी चीज़ को मेजर आसानी से कर सकते हैं। तो n इजकल टू जो स्मॉल n है, n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अगर इस यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ते हैं, तो ये BDL cos थीटा में आता है। तो थीटा हमारा कितना है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमको डायरेक्शन किधर है, इधर है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमको एक्सिस किधर है, इधर ही है, यानी कि B भी इधर ही है और लेंथ भी इधर ही है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और लेंथ भी इधर ही मेजर कर रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोग 0 डिग्री ले लिए और यहाँ पे लगे मी नॉट I ले लेंगे और ये n की जगह पे NL ले लेंगे, NL, ठीक है। ये n की जगह पे NL मल्टीपल करके यहाँ पे NL लेंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 0, इसका मान हो जाएगा 1, ये कांस्टेंट है b, ये बाहर चल जाएगा, इंटीग्रेट किस पे होगा, सिर्फ L पे होगा, यानी कि L पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जब सिर्फ L पे होगा तो L कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इधर तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ हम लोग L ही लिए, तो ये इंटीग्रेट, ये B तो बाहर हो जाएगा और DL का इंटीग्रेशन सिर्फ L होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और उधर हमारा क्या आ जाएगा, मी नॉट NIL हो जाएगा, ठीक है। इसमें से L कैंसिल हो जाएगा, तो जो B इक्वल टू बचेगा हो जाएगा मी नॉट NI हो जाएगा। ये हमारा सोलेनॉइड अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, वो असल ये बताता है कि B इक्वल टू मी नॉट NI। इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, हाँ ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 है हमारा, वो साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर है। ये पूछ रहा है कि इन साइक्लोट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटर पार्टिकल इज, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल जो एक्सेलरेट होता है साइक्लोट्रॉन में, उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। हालांकि एक चीज़ जान लीजिए, साइक्लोट्रॉन आपको हटा दिया गया पोर्सन है इससे, लेकिन ये दे दिया गया है, इस प्रैक्टिस सेट में दिया है इसलिए बता दे रहे हैं, ये हटा दिया गया क्वेश्चन है। एक है, दूसरा इसमें एक और चीज़ गलती किया हुआ है कि ये दो ऑप्शन दोनों सेम दिया हुआ है, तो ऑप्शन सेम दिया हुआ है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो एक आपको फायदा होगा कि इसमें कोई भी आंसर मार दीजिएगा। अगर दोनों सेम ऑप्शन रहता है, किसी में भी अगर सेम ऑप्शन आता है तो किसी भी मार दीजिए, आपका नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, बट फिर भी इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं और इसका करेक्ट आंसर कौन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। और सही रही बात साइक्लोट्रॉन का जो पोर्शन है वो हटा दिया गया। खैर फिर भी हम लोग जानते हैं, चलिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग लॉरेंज फोर्स हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस का मतलब आपको पता ही होगा कि क्रॉस का मतलब क्या हुआ। क्रॉस का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो करंट है वो अंदर की ओर जा रहा है, और हमारे अगर बाहर की ओर आता तो डॉटेड रहता। डॉटेड का ये सिंबल हुआ कि हमारा जो करंट है बाहर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे, और इसका मतलब हुआ कि करंट अंदर की ओर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसके इस फील्ड में, कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, रख देते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख देते हैं, चार्ज पार्टिकल किसको, तो ये ऑलरेडी क्या होगा, सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब करंट ऐसे जा रहा है तो इसका परपेंडिकुलर इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आ रहा है तो इसका हमारा जो चार्ज का एक्सेलरेशन जो होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो लॉरेंज ने कितना बताया था, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कितना है, तो मैग्नेटिक लॉरेंज तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के ही बारे में बताया था कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। लेकिन अगर हम सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स होता कितना है, तो F इक्वल टू होता है QVB sin थीटा होता है, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी हम क्या बताएं, जैसे ये परपेंडिकुलर है, क्या है डायरेक्शन हमारा, क्या है परपेंडिकुलर, इसकी डायरेक्शन इधर है और वो जा रहा है अंदर, यानी कि देखिए ये अंदर की ओर जा रहा है और मोशन किधर है मेरा, उधर की ओर है, यानी कि परपेंडिकुलर है, इस देख रहा है, और ये तो परपेंडिकुलर होने के कारण क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू 1, तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा QVB हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, यानी कि सेंटीमीटर फोर्स क्रिएट हो रहा है। सेंटीमीटर फोर्स किस कारण क्रिएट हो रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब जो हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होता है, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही ये सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, तो ये दोनों फोर्स बराबर है। अगर इन दोनों को हम अगर इक्वेट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स अभी हम क्या कितना निकाले हैं, QVB, और सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही हो, क्लास 11 में पढ़े होंगे आप कि mv² होता है। तो यहाँ से हम लोग v का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक v हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से v का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये QB और ये ऊपर चला जाएगा r, तो QB r आ जाएगा, ये m हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा निकल गया v, हमारा निकल गया v, यानी कि वेलोसिटी, इस चार्ज का वेलोसिटी निकल गया। लेकिन असल में निकालना है काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी होता कितना है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक फार्मूला आप लोग को पता ही होगा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो ½ mv² होता है, ½ mv² होता है, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है समझ में आप लोग को, चलिए सही है।
तो यहाँ पे कहना है ये हमारा वैल्यू 1 है, यहाँ पे m है और v स्क्वायर यानी कि इन सब का वैल्यू का स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर करते हैं मतलब क्या आ जाएगा q स्क्वायर d स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देगा एक m यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर और एक m कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये 2m तो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो निकला, काइनेटिक एनर्जी निकला वो हमारा इतना निकला q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। ये ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन में से ये सही है, हालांकि ये दोनों सेम है तो लेकिन फिर भी ये गलत है। सही आंसर 4 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी देखते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, ये सिर्फ यूनिट पूछ रहा है हेनरी का। हेनरी का यूनिट क्या होता है? तो हेनरी मतलब किसका यूनिट है? हेनरी इज द यूनिट ऑफ किस चीज़ का यूनिट है? हेनरी असल में इंडक्टेंस का यूनिट होता है। इंडक्टेंस आपको पता ही है, इंडक्टेंस एल ये कहाँ पे क्रिएट होता है? जब कोई कॉइल में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है तो वहाँ पे ईएमएफ डेवलप होता है, वो डिपेंड करता है रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो रेट चेंज होगा तो वहाँ पे वो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी टूटता है तो एल आता है, एल आता है। ठीक है, तो ये एल जो हमारा है वही हमारा बताता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। या फिर हम लोग ऐसे भी अलग ढंग से भी देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। अगर फ्लक्स को प्रोपोर्शनलिटी होता है तो एल आता है, और ये एल जो है एल यही हमारा है बताता है हेनरी, इसका ऐसा यूनिट हेनरी यानी कि इंडक्टेंस का है ऐसा यूनिट हेनरी। तो यहाँ पे भी इंडक्टेंस है, यहाँ पे भी इंडक्टेंस है, ये सेल्फ है ये म्यूचुअल, उससे कोई मतलब नहीं। सेल्फ मतलब खुद का इंडक्टेंस और म्यूचुअल मतलब दूसरे के कारण इंडक्टेंस, लेकिन है तो इंडक्टेंस ही, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट हेनरी का ऐसा यूनिट इंडक्टेंस होता है। तो इसमें सेल्फ और म्यूचुअल दोनों आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो ग्रुप ए का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इसमें पूछ रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन फॉर द जनरेटर्स इन इंडिया। इंडिया में जो जनरेटर यूज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, खास करके इंडिया में यूज़ करता है। जो मैक्सिमम जो सबसे पूरे वर्ल्ड में जो यूज़ करता है वो अमेरिका यूएसए यूज़ करता है, वो 60 है, 70 तो अप्रोक्स होता नहीं है। तो ये एवरेज जो है वो 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूएसए यूज़ करता है, लेकिन इंडिया में है जो मैक्सिमम जो यूज होता है वो 50 हर्ट्ज का होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 50 हो जाएगा। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आज जो टोटल हम लोग 10 देखे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण क्या है कि अब जो अगला है 10 वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, यानी कि कल देखेंगे। ठीक है, तब तक हम लोग फिर मिलते हैं कल के लिए। ओके, थैंक यू।